नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष पटेल है और मैं आपका स्वागत करता हूं इम्पैक्टोनॉमी पॉडकास्ट में। आज हमारे बीच बहुत ही बढ़िया गेस्ट हैं मिस्टर शशि यादव जी। हेलो शशि जी, कैसे हैं? हेलो मनीष भाई, और आप बताइए। बिल्कुल शुभ। तो कैसा लग रहा है आपको? बस ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। मेरा पहला पॉडकास्ट है तो ठीक है, प्रभु की। बता दें कि ये हमारा पहला पॉडकास्ट है और यहाँ जो भी हम सवाल पूछने वाले हैं शशि जी से, वो उन्होंने हमें पहले ही नहीं लिखवा रखा है और ये सारा हमने इनके ऊपर रिसर्च किया है जी। तो आपके बारे में काफ़ी चर्चाएं सुनी हैं और आप यूथ से काफ़ी ज़्यादा मतलब रिलेटेड हो और काफ़ी यंगस्टर्स जो हैं प्रभावित हैं आपसे जी। तो क्या है आपकी सफलता का राज और क्या क्या आइडियाज़ पे आपने काम किया है, और थोड़ा संक्षिप्त में बताएं हमारे दर्शकों को। मनीष भाई, सफलता के कोई राज नहीं होते। डिसिप्लिन और लगातार मेहनत करते रहना, नए आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करते रहना, और जो हमारे साथी हैं, मेरे यार दोस्त हैं सभी, उन सभी के आइडियाज़ और उन सभी के डेडिकेशन और उनकी मेहनत ही हमारी सफलता के राज रहे हैं। और हमारे क्षेत्र की सफलता के राज भी मेरी टीम, मेरे साथियों की कारण ही यह संभव हो पाया सब कुछ। अच्छा जी। मैं बिल्कुल आपको बताऊं तो एक छोटा सा गांव है मेरा, कांगनहेड़ी, दिल्ली का। तो दिल्ली के मूल निवासी के रूप में हम हैं। जब दिल्ली बनी थी तब से हमारा गांव है वहाँ पे, और एक किसान का बेटा हूँ। ऐसे नहीं कि किसान का बेटा बोलने के लिए मेरे पिताजी पूर्णतः किसान हैं और जीवन यापन करने के लिए किसानी ही हमारा सदैव व्यवसाय रहा है। और एक सामान्य परिवार में, एक किसान परिवार में, और राजनीतिक जीवन में भी आए तो सामान्य परिवार से ही निकल के। तो सामाजिक कार्य में मतलब कैसे? सामाजिक कार्य में जब स्कूल की ज़िंदगी से कॉलेज लाइफ की तरफ चले तो विद्यार्थी परिषद से कनेक्ट हुए, और जब देखा कि हमारे एक गांव में, दिल्ली में रहते हुए, जो गांव का हमारा क्षेत्र है वो बहुत पिछड़ा हुआ है। बहुत संघर्षों का सामना हमने करना पड़ा। बचपन में हम भी बसों में जाते थे, तो जो टिकट 5 रुपये की होती थी, बच्चे होने के कारण हम 2-2 रुपये कंडक्टर को देते थे। किस प्रकार से हमने उन संघर्षों के जीवन से बाहर निकल कर आए, और जिन समस्याओं का सामना गांव को करना पड़ता है, गांव के बच्चों को और गांव के लोगों को करना पड़ता है, उन समस्याओं ने हमें राजनीतिक जीवन की तरफ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। तो ऐसी कोई एक घटना तो होगी जिसने आपको अंदर से, दिल से प्रभावित कर दिया हो कि नहीं, काफ़ी क्षेत्र होते हैं, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं यंगस्टर्स के पास, तो आप तो मतलब किसी भी क्षेत्र में जा सकते थे, तो ऐसा कुछ तो होगा कि नहीं मुझे सामाजिक में ही जाना है, ये तो मैंने डन कर लिया। वो एक हमेशा होता है ना कि किसी व्यक्ति की लाइफ में एक घटना होती है। हाँ, 2000 किक मिलना। हाँ, 2007 में चुनाव हुआ और हमारे गांव से मास्टर हरिकिशन जी बीजेपी का चुनाव लड़े, और बहुत ईमानदार छवि उनकी, और समाज के प्रति हितैषी वाली उनकी भावनाएं, सभी लोग उनको जानते थे, सभी समाज के लोग उनको एक्सेप्ट करते थे। लेकिन पूर्णतः ईमानदार होने के बाद भी और समाज हितैषी सोच होने के बाद भी उनको बहुत अपमान का और उनको चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी बड़ी राजनीतिक पार्टी उनके पास होते हुए भी। तो वो जो समय था, तब मैं स्कूल में था, एक छोटा सा बच्चा था, राजनीतिक जीवन के बारे में पता नहीं था। मुझे वो घटना आज भी याद है जिसने मुझे सामाजिक जीवन की तरफ धकेला कि नहीं, जब अच्छे लोग राजनीति में नहीं रहेंगे तो इससे समाज का विकास नहीं होगा। तो जिनकी सोच समाज हितैषी हो, जो लोग गांव के और समाज के और गरीब तबके के विकास के बारे में सोचो, उनको आगे आना चाहिए। अगर मेरी सोच राजनीतिक जीवन में, अगर मैंने देखा कि एक वैक्यूम है, उसको देख सकते हैं, हम अपने समाज के लिए काम कर सकते हैं, तो मैंने राजनीतिक जीवन को उसी 2007 के चुनाव के बाद मैं स्कूल लाइफ से ही राजनीतिक जीवन में और सामाजिक जीवन की तरफ आगे बढ़ा, और केवल समाज के विकास के लिए और अपने क्षेत्र के और अपने देहात के विकास के लिए। अभी आप प्रेजेंट में क्या पोस्ट होल्ड कर रहे हैं और मतलब कैसे काम कर रहे हैं? अभी मैं प्रेजेंट में निगम पार्षद हूँ। मुझे जनता ने आशीर्वाद दिया, मेरे शुभचिंतकों ने आशीर्वाद दिया, मुझे भारतीय जनता पार्टी ने आशीर्वाद दिया। तो मुझे एक छोटी सी उम्र में टिकट देकर मुझे भारतीय जनता पार्टी ने एक जनप्रतिनिधि के रूप में क्षेत्र के बीच में भेजा, और बहुत अच्छे से, क्योंकि लोगों का साथ है मेरे साथ, मेरे भाइयों का, मेरे युवाओं का, सभी का साथ है, माता पिता का आशीर्वाद है और गांव का आशीर्वाद है। तो सभी गांव के आशीर्वादों के कारण मैं आज निगम पार्षद के रूप में
आज दिल्ली के नगर निगम के सदन में बैठता हूँ और अपने क्षेत्र की आवाज़ को उठाता हूँ, चाहे वो सदन का पटल हो, चाहे मेरे क्षेत्र से बाहर का कोई कार्य हो, चाहे दिल्ली सरकार का हो, चाहे केंद्र सरकार का हो। तो मैं बहुत आनंद से इस चीज़ का मतलब अपनी बातों को उठा सकता हूँ, और क्योंकि आशीर्वाद है तो उठा पा रहे हैं। अच्छा, आप निर्दलीय काउंसलर हैं, राइट? तो ऐसा क्या जादू कर रखा है आपने अपने गांव के लोगों पे कि इतनी बढ़िया बढ़िया पार्टीज हैं, आम आदमी पार्टी जो पावर में है, बीजेपी भी है, बिना कोई पार्टी के आप मतलब जीत जा रहे हो, तो ज़रूर आपने गांव के लिए काफ़ी कुछ कार्य किया होगा। जब मैं चुनाव लड़ा, जब भारतीय जनता पार्टी से लड़ा था, लेकिन आपको मैं बात बता दूं हमारे गांव के बारे में। आज आप शहरों में और कॉलोनियों में रहेंगे तो ऐसी भी स्थितियां आप क्षेत्र में देखेंगे, अब उन कॉलोनियों में और शहरों में, कि एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को नहीं जानता। लेकिन गांव का आज भी माहौल इस प्रकार का है कि वो अपने बच्चों को, अपने आस पड़ोस को जानते भी है और उनको संभाल भी करते हैं। तो ये गांव के जो भाईचारा है, गांव का जो एकता है, वो एकता कोई राजनीतिक पार्टियों से नहीं, वो एकता कोई धन वैभव संपदा से नहीं, वो एकता एक प्रेम की कड़ी है। और वो केवल मेरे लिए नहीं, गांव का और भी कोई बच्चा कभी राजनीतिक जीवन में आगे बढ़ता है तो गांव एक तरफा होकर, मुष्टिबंद होकर उसका साथ देते हैं और पूरे प्रेम भाव से देते हैं, तन मन धन से देते हैं। तो ये जो गांव का जो चरित्र है, गांव के जो संस्कार हैं, वो संस्कार विजयी बनाते हैं, वो संस्कार ही समाज में आगे बढ़ाते हैं। ऐसे कुछ कार्य जो आपने अपने गांव के लिए किया हो और जो एक पूरे देश में एग्जाम्पल बना हो? हालांकि मैंने भी रिसर्च कर रखा है, लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ कि ऐसे कौन से ऐसे आइडियाज़ हैं जिस पे आपने काम किया और पूरे देश ने उसे अडॉप्ट कर रखा है। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि पूरा देश अडॉप्ट करे या ना करे, प्रधानमंत्री जी के कार्यों को मैं जरूर अडॉप्ट करता हूँ। कैसे? प्रधानमंत्री जी ने चलाया कि इन्वेस्ट इन इंडिया, जी, मेक इन इंडिया। तो प्रधानमंत्री जी के विचारों से मैं इतना प्रभावित था कि जब मैं अपने नगर निगम क्षेत्र को देखता था, मैं एक पार्षद के रूप में नहीं, मैं उनके एक छोटे सिपाही के रूप में उस क्षेत्र में देखता था कि एक हम उनके सिपाही के रूप में उनके विचारों को नीचे उतारना है। तो हमने भी इन्वेस्ट इन छावला चलाया। वो छावला इसलिए कि हमें ये कहा जाता था कि हम दिल्ली के देहात के लोग हैं और हमारे पास मतलब अवसरों की बहुत कमी है। हमने देखा कि हमारा क्षेत्र गुड़गांव से 0 किलोमीटर पे है, द्वारका से 0 किलोमीटर पे है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी भरा और आकांक्षाओं भरा क्षेत्र है। हमने देखा एक हमारा क्षेत्रफल दिल्ली का बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, अभी विकसित नहीं हुआ है, हमारे पास भूमि है, हमने उस भूमि को अवसरों में बदला। हमारे वहाँ से निकलती थी साहिबी नदी, जिसको सभी नजफगढ़ ड्रेन कहते थे। उसके कारण क्षेत्र में बहुत बीमारियाँ, कैंसर जैसी लाइलाज बीमारियाँ भी हमारे क्षेत्र में, क्योंकि उसमें सारे गुड़गांव का, सारे दिल्ली का नाले का पानी, नजफगढ़ तो नाला के नाम से फेमस है। अब वो नजफगढ़ नाला नहीं रहा, वो अब साहिबी नदी रहा है। अच्छा। तो उसमें सारे गुड़गांव का और सारे दिल्ली का गंदा पानी जाता था, जिससे वो ग्राउंड वाटर पॉल्यूटेड होता था। हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य का नुकसान होता था और कैंसर जैसी लाइलाज बीमारियां हमारे क्षेत्र में फैलती थी। तो हमने देखा कि ये जब साहिबी नदी है तो हम अपने पुराने इतिहास से, अपने पुराने कल्चर से कनेक्ट होंगे और दिल्ली को बताएंगे कि दिल्ली में एक नदी नहीं, दिल्ली में 2 नदियाँ हैं। हम तो ये जानते ही नहीं थे, आपकी मुँह से मैं पहली बार सुन रहा हूँ साहिबी नदी के बारे में। और मुझे लगता है कि हमारे सारे दर्शकों के लिए भी ये काफ़ी नया ही होगा कि दिल्ली में कोई ऐसी भी नदी है जिसका नाम साहिबी है और उसको हमारे शशि भाई ने रिजोनोमिनेट किया है। ये एक काफ़ी बढ़िया सामाजिक पहल है। इसके अलावा आपने युवाओं के क्षेत्र में एक युवा चौपाल नाम का एक इनिशिएटिव है, वो भी किया था, उस पर थोड़ा बताएंगे कि क्या है? जब मैं भारतीय जनता पार्टी ने मुझे आशीर्वाद दिया और पार्टी ने मुझे युवा इकाई का अध्यक्ष बनाया, तो गांव का बच्चा होने के कारण जब कहते हैं कि गांव से थोड़ा कनेक्टिविटी और प्रेम ज़्यादा था, तो मैंने देखा था कि दिल्ली के जो गांव हैं वो बड़ी मतलब परेशानियों से जूझ रहे हैं और मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहे हैं, और जब तक एकता नहीं होगी आपकी कोई नहीं सुनेगा। तो अब युवा मोर्चा के अध्यक्ष के नाते मेरी भी जिम्मेदारी थी दिल्ली के प्रत्येक क्षेत्र के युवाओं को दिल्ली से कनेक्ट करने की, दिल्ली भाजपा से कनेक्ट करने की। तो हमने एक युवा चौपाल नाम का एक आयाम चलाया। वो युवा चौपालें हमने लगाई दिल्ली के गांव में। आपको बता दें, दिल्ली 360 गांव का समूह है। उन 360 गांव में हमने मतलब संकल्प लिया कि 360 गांव को एक करेंगे, 360 गांव के युवाओं को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ेंगे। तो हमने युवा चौपाल
एक अपना संकल्प के रूप में उसको चलाया और 1.5 महीने में हमने 122 गांव के अंदर, मनीष भाई आप देखना, 122 गांव के अंदर हमने युवा चौपालें लगाई। अच्छा। और इतना अच्छा रिस्पॉन्स हमें उसका मिला कि आप वीडियोस देखेंगे। पहले क्या होता है, जैसे चाहे कोई भी राजनीतिक संगठन हो, कोई कार्यक्रम करता है तो अपनी ही कार्यकर्ताओं की भीड़ को सामने बैठा लेता है। हमारे वहाँ पे 1-2 हमारे पैसे देके बुलाए जाते हैं, वो बहुत सी राजनीतिक पार्टियों में होता है, तो ये हर तरह का कार्य है, हर तरह के समय पे चलता रहता है। लेकिन आप हमारे कार्यों को जब देखेंगे कि हमारे वहाँ पे जो पार्टी का 1-2 कार्यकर्ता होता था ना, तो ओरिजिनल जो संख्या होती थी वो उस गांव के युवाओं की होती थी। 150, 200 संख्या, यानी पूरा गांव आप वहाँ पे मौजूद होता था। और उनको हम ये बताते थे कि आपको हम बताएंगे कि दिल्ली की स्थापना महाराज अनंगपाल तोमर ने की। आप दिल्ली के इतिहास को समझो, दिल्ली के गांव के इतिहास को समझो। दिल्ली के जो गांव था उसका इतिहास क्या था? उसका इतिहास था, वो दिल्ली के प्रहरी थे, वो दिल्ली के रक्षक थे। जब मुगलों से लड़ाई होती थी तो ये दिल्ली के 360 गांव उसकी रक्षा करते थे। जब अंग्रेजों से लड़ाई होती थी तो दिल्ली के ये 360 गांव अंग्रेजों से उनकी रक्षा करते थे। हमने उदाहरण दिए आपको, एक मैं उदाहरण देता हूँ। फतेहपुर असोला एक गांव है, आप गूगल करना और यूट्यूब करना कि आप जब गूगल करोगे कि दिल्ली में बाउंसरों का गांव, दिल्ली में पहलवानों का गांव, असोला, हाँ फतेहपुर असोला उसमें आएगा। तो हमने कहा कि दिल्ली को जिस प्रकार की मॉडल दिल्ली होना चाहिए वो दिल्ली में आज भी मौजूद है। क्या मौजूद है? जब दिल्ली को स्वास्थ्य क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो हम उदाहरण रखेंगे फतेहपुर असोला का, क्योंकि वहाँ के बड़े भाई अपने छोटे भाइयों को कहते हैं कि जिम करो, नशे से दूर रहो, नशे से दूर रहो। मैंने हाँ। उसकी एक वीडियो देखी थी, किसी सामाजिक कार्यकर्ता ने बताया था कि वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की काफ़ी समस्या थी और मतलब खेती से ज़्यादा कुछ हो नहीं पाता था, तो इसलिए पहले लोग बॉडीगार्ड का करते थे, फिर वो अपने ट्रेन द ट्रेनर्स बोल सकते हैं, फिर आपस में लोगों को ट्रेन करके पूरा का पूरा गाँव बॉडीगार्ड है। सिक्योरिटी का सिक्योरिटी और ग्रोथ का ग्रोथ। तो ऐसे बहुत से गांव हैं जो दिल्ली के उदाहरण वाले गांव हैं, जिनमें आज भी दिल्ली का वो पुराना संस्कार, दिल्ली का वो पुराना चरित्र, दिल्ली की वो पुरानी खूबसूरती, दिल्ली का वो पुराना विकास आज भी मौजूद है। तो हमने युवा चौपालों के माध्यम से दिल्ली के युवाओं को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का कार्य किया और ये युवा चौपाल हमने चलाई, 6 महीने तक चलाई और 122 गाँव में 1.5 महीने के अंदर हम 122 गाँव में पहुँच पाए थे। दिल्ली के गाँवों ने बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया और सभी युवा साथियों ने उसमें हमारा साथ दिया और वो युवा चौपाल हमारा एक प्रोजेक्ट बहुत अच्छा चला। आज भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व भी और यहाँ तक भी जो नेशनल यूथ कांग्रेस है वो भी, उसके बाद युवा पंचायतें पूरे क्षेत्र में लगा रही हैं, पूरे देश में लगा रही है। और इसमें हमें भी अपने गौरवान्वित होने का महसूस होता है कि गाँव के लोगों की तरफ, गाँव के युवाओं की तरफ भी किसी का ध्यान अब जा पा रहा है। और इसके बारे में आपका क्या कहना है कि पूरी बीजेपी इस मुहिम को फिर चला रही है? आपका आइडिया कॉपी हो गया क्या? नहीं, ये आइडिया कभी कॉपी नहीं होता। आप सामाजिक जीवन में हैं और जब सामाजिक जीवन में आप रहते हैं और कोई विचार आपने समाज के लिए दे दिया तो वो विचार आपका नहीं रहता, वो समाज का हो जाता है। जी बिल्कुल। तो इसमें तो हमें गौरवान्वित महसूस होता है कि जो विचार आज हमने एक दिया वो आज पूरे देश के अंदर चल रहा है। ये विचार मेरा नहीं है, ये विचार समाज का था, समाज को दे दिया गया, मैं एक साधन मात्र था इस विचार को आगे पहुंचाने के लिए। तो कोई कॉपी नहीं, ये विचार मतलब आप उसको आप विचार आपको का लगता नहीं कि आपको वाहक समझ लीजिए। आपको लगता नहीं कि आपको इसका श्रेय देना चाहिए? नहीं, या इसका आप चाहते हैं दिल से कि हाँ मुझे मिलना तो चाहिए था लेकिन मिला नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं वही कह रहा, जब विचार आपके मुख से निकल गया, विचार आपने समाज के अंदर रख दिया, वो विचार समाज का है, वो मेरा नहीं है। और श्रेय की बात, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट भी दिया, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तो श्रेय मुझे मिला है और आज मेरे समाज के लिए कार्य भी हो रहा है। इतने सारे काम किए हैं बीजेपी के लिए तो वो तो देगी ही। आपने कुछ ये कोई धन लक्ष्मी कोई एक प्रोजेक्ट था नॉर्थ ईस्ट के वोटर्स वगैरह, अष्टलक्ष्मी सॉरी, तो आप इस पे भी मतलब क्या है, मैं तो हल्का सा ही पढ़ा था, क्या है वो? अष्टलक्ष्मी अभियान हमने दिल्ली के अंदर चलाया। आप देखेंगे दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट का 6 लाख वोटर है और वो वोटर यंग वोटर हैं। अच्छा। जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के बुजुर्ग हैं वो अपने शहरों में, अपने क्षेत्र में, जो 8 नॉर्थ ईस्ट के हमारे स्टेट हैं उनमें रहकर अपने गांव में रहते हैं, लेकिन उनके युवा यहाँ पे पढ़ने आते हैं, उनके युवा यहाँ पे रोजगार करने आते हैं। तो जो हमने 6 लाख वोटर देखा, वो 6 लाख वोटर यंग वोटर हमें दिखाई दिया। उनको जोड़ने के लिए हमने अष्टलक्ष्मी अभियान का
एक निर्माण किया और उसमें हमारे सभी युवा साथियों ने मिलकर हमने दिल्ली की उन कॉलोनियों के अंदर, दिल्ली के उस एरियाज़ के अंदर मतलब टारगेट कर कर कि हम किस प्रकार से उन अपने नॉर्थ ईस्ट के भाई बहन जो बंधु हैं उनको जोड़कर हम साथ लेकर चल सकें। और हमने 32 से 33 के तकरीबन इवेंट्स भी किए और उन्होंने भी दिल खोलकर हमारा साथ दिया और उनकी भी जो दिल्ली के अंदर समस्याएं थी उनको हमारे साथ मिलकर उनको मिला कि दिल्ली में कुछ दिल्ली के मूल निवासी हैं जो उनके लिए काम करना चाहते हैं। आप देखना, आप महसूस कर सकते होंगे मनीष भाई कि आज भी एक इनविजिबल सी दीवार जो नॉर्थ ईस्ट के हमारे भाई बहन हैं और हमारे बीच में चिंकी बुलाया जाता उन्हें यहाँ। कितना रेशलिस्ट कमेंट लोग करते हैं और ये कितनी गलत बात है। हमारे देश के ही हमारे भाई बहन और उनको इस प्रकार से मजाक बनाता है। तो हमने इन्हीं चीज़ों को देख के हमने देखा कि इनविजिबल दीवार हमारे नॉर्थ ईस्ट के युवा साथियों के और हमारे यहाँ के नॉर्थ इंडिया के युवा साथियों के बीच में है। उस दीवार को किस प्रकार से ख़त्म किया जाए और फिर से जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का भी विचार रहता है कि एक होकर किस प्रकार से सभी के लिए कार्य किया जाए। तो हमने अष्टलक्ष्मी अभियान चलाया और ऐसे ही बहुत से कार्यक्रम, इंटर्नशिप हमने चलाया एक, तो सब अच्छा था। इंटर्नशिप में क्या था? इंटर्नशिप पहले ये विचार हमने अपने, जब मैं काउंसलर बना, इंटर्नशिप तो कंपनीज में होती है, आप यहाँ शायद लोकल एरिया में करवा रहे हो, कैसे? मतलब समझ नहीं आया मुझे कुछ। जब मैं निगम पार्षद था तो निगम पार्षद के रूप में मैंने अपने क्षेत्र के युवाओं के लिए इंटर्नशिप विद काउंसलर चलाया। मैंने इसके अंदर एक चीज़ को महसूस किया कि जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र का युवा है जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जाके पढ़ रहा है, उसके अलावा बचा हुआ जो युवा साथी है जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के साथ काम करना चाहता है और उनसे पढ़ के निकलना चाहता है, तो उनके लिए मैंने यूनिवर्सिटीज़ से बात करी। जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़े हैं NSIT, हमने जो अब NSUT हो चुका है उसमें भी इंटर्नशिप चलाया। हमने DDU कॉलेज में चलाया, IP यूनिवर्सिटी में इंटर्नशिप चलाया। उन कॉलेजों के साथ मिलकर हमारे दिल्ली देहात के युवाओं को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कंप्यूटर के कोर्सेज और अनेकों तरह की स्पोर्ट्स की कोचिंग और उन यूनिवर्सिटीज़ को गाँव में लाकर और गाँव के विकास के लिए शुरू करना काम। तो ये हमने इंटर्नशिप का उसको नाम दिया और बहुत से यंगस्टर्स निकल के आए, बहुत से यंगस्टर्स ने काम किया। कितने लोगों ने इंटर्नशिप में पार्टिसिपेट किया? जब इंटर्नशिप विद काउंसलर हमने चलाया, जब 350 के तकरीबन हमारे यंगस्टर्स वहाँ से निकल के आए थे। फिर जब मैं BJYM का अध्यक्ष बना तो हमने इंटर्नशिप विद BJYM चलाया और उसमें भी 250 से 300 के तकरीबन यंगस्टर्स बाहर निकल के आए। और ऐसे यंगस्टर जिनके पास बहुत अच्छे विचार हैं, जो अच्छे मतलब सोशल मीडिया को भी जानते हैं, जो इलेक्शन मैनेजमेंट को भी जानते हैं, जो NGOs चलाते हैं, जो राजनीतिक क्षेत्र में, जो सामाजिक क्षेत्र में काम कर सकते हैं, उनको एक हमने प्लेटफॉर्म दिया हमारी राजनीतिक संगठन के साथ काम करके अपने आप को नरिश करने का और उनके नए विचारों को अपने संगठन के अंदर, अपने पार्टी के अंदर आत्मसात करने का। तो ये हमने इंटर्नशिप का कार्यक्रम चलाया। उसमें से इंटर्नशिप के बाद कुछ लोग परमानेंट भी आपसे रहे या फिर इंटर्नशिप करके चले गए? नहीं, आज भी है और आपके साथी ऋषभ जैन जी भी इंटर्नशिप में हमारे साथी बने थे। अच्छा। और जितने भी साथी आए, क्योंकि हम एक परिवार की तरह रहते थे, कोई हम कंपनी मॉडल के ऊपर हमने कभी चलाया नहीं, तो एक परिवार की तरह चलाया और आज भी हैं। और जब तक ये जीवन रहेगा, ये भाईचारा और ये प्रेम कायम रहेगा और वो लोग भी बने रहेंगे। ये काफ़ी बढ़िया लगी कि इंटर्नशिप के लिए कोई आया और फिर उसके बाद भाईचारे बनी रही। जी। तो हालांकि और एक ये इन्वेस्टर समिट भी आपने कराया था अपने रीजन में। यहाँ तो लोग शहर में नहीं आते, गांव में कैसे आ गए, ये बताइए ज़रा। मैंने वही बताया कि हमारा क्षेत्र हमने देखा, हमने उसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ को महसूस किया। दिल्ली के अंदर सबसे खूबसूरत क्षेत्र है हमारा। आप दिल्ली के चारों तरफ NCR देखेंगे तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हो चुकी हैं। तो जो फार्म हाउस डेवलप करना चाहते थे वो आए, जो सोलर सिस्टम लगाना चाहते थे वो आए, जो हॉस्पिटलिटी और रिसोर्ट वगैरह की सर्विसेज में जाना चाहते थे वो आए, जो ऑर्गेनिक फसलें उगाना चाहते थे वो आए, जिनको विलास बनाना हो वो आए। हमने एक इन्वेस्टमेंट समिट का सोचा कि हम क्या क्या अवसर दिल्ली को और पूरे देश से जो व्यवसायी समाज है उसको दे सकते हैं। और उसका एक चीज़ का तो फ़ायदा मनीष भाई हमें हुआ, जब किसी भूमि का दाम 2 करोड़ पर एकड़ था, 6 महीने के अंदर वहाँ 5 करोड़ 6 करोड़ पर एकड़ हुआ। 3 गुना। 3 गुना। और कितने समय में?
6 महीने के अंदर। 6 महीने में 3 गुना? 3 क्या गुना। मजाक कर रहे हो? नहीं, ये आप जाके आप वहाँ खुद आप जाके लोगों से बात कर सकते हैं और खुद भी खरीदने के लिए 1 एकड़ 2 एकड़ आप भी इन्वेस्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। लगता है हमारे कुछ दर्शक भी इन्वेस्ट कर दें। करिए, बहुत मतलब अवसरों का क्षेत्र है। द्वारका एक्सप्रेसवे 0 किलोमीटर पे है। अब तो वो भी आ गया ना, यशोभूमि। यशोभूमि 0 किलोमीटर पे है। एशिया बिल्कुल पास है। यशोभूमि 0 किलोमीटर पे है। एशिया का सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स 0 किलोमीटर पे है। UER 0 किलोमीटर पे है। गुड़गांव के सबसे पोर सेक्टर 0 किलोमीटर पे है। तो जब 0 किलोमीटर पे आपको इतनी चीज़ें दिखेगी, आप 20 मिनट के अंदर IGI टर्मिनल 3 पहुंच जाएंगे, तो आपको उससे ज़्यादा अवसर भरा क्षेत्र आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। दिल्ली में हमारा क्षेत्र अवसरों से भरा, और दर्शकों से भी कहूँगा कि आप आइए और छावला वार्ड में इन्वेस्ट करिए। आप देखिए वहाँ पे 0% का तो क्राइम। कहीं 0 किलोमीटर पे इन्वेस्टमेंट 0 ना हो जाए। नहीं, इस चीज़ की हम गारंटी लेते हैं। किसान के बच्चे हैं जी। और किसान के बेटे होने के नाते ये जरूर हम जानते हैं, जब आप गेहूं का बीज बोएंगे तो गेहूं होगा, सरसों नहीं होगी। और आप सरसों का बीज बोएंगे तो सरसों होगी, गेहूं नहीं होगा। तो हम जब विश्वास और प्रेम का बीज बोएंगे तो आपको विश्वास और प्रेम ही मिलेगा। तो जब हमने बोल दिया कि इन्वेस्टमेंट का मतलब आपको लाभ होगा, तो 100% लाभ होगा। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि जिस भूमि का 2 करोड़ पर एकड़ का दाम होता था, आप आने वाले समय में देखना 1 से 2 वर्ष के अंदर आपको 10 गुना, हम यहीं बैठ के फिर से इंटरव्यू करेंगे और आपको 10 गुना की गारंटी हम देते हैं कि 10 गुना उस 10x कितने दिन में? 1 से 1.5 साल के अंदर। ये काफी बड़ा दावा कर दिया। हाँ, दावा नहीं, उसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं। चलिए, प्रयास भी होगा। चलिए, बढ़िया है ये तो। बट आगे मतलब आपकी क्या क्या मतलब फ्यूचर गोल्स क्या क्या हैं? ये तो आपने करवा लिया ना, इतनी सारी चीज़ें तो आपने करवा ली, ठीक है। और कितने अंतराल में कराया? मुझे पार्षद रहते हो गया है 1 वर्ष और 4 महीने। 1.5 महीने में आपने इतनी सारी चीज़ें? 1.5 साल में। 1.5 साल में आपने इतनी सारी चीज़ें कर दी? जी, 1.5 साल में ये बहुत कम कार्य हैं। ये स्पीड में चलोगे तब तो आप, मुझे लगता है कि सारे लोगों को पीछे छोड़ दोगे। नहीं, हमने वाली गति है तो नहीं, कोई हमारा कंपटीशन किसी से नहीं है। हमारा एक ही ध्येय है, मेरे क्षेत्र के युवाओं के लिए अवसर पैदा हो। मेरे क्षेत्र के जो बुजुर्ग है, रिटायरमेंट की एज की तरफ जा रहे हैं, वो अपने बच्चों का सुनहरा भविष्य देखें। हमारी मातृशक्ति की मेहनत कम हो और हमारे क्षेत्र में अवसर और विकास आए भर के। और आने वाला समय में भी मेरा एक ही लक्ष्य है, मेरे समाज के लिए, मेरे गांव गुहान के लिए, मेरे लोगों के लिए काम करना और उनको वो सारी सुविधाएं मिलनी। जब हम बचपन में जिन सुविधाओं के अभाव में जिए हैं, हमने जिन अभावों को देखा है, एक किसान के बेटे के नाते, एक सामान्य परिवार के बच्चे होने के नाते, हमने हर उस एक समस्या का सामना किया है, जिस समस्याओं का निदान के लिए हम आज लड़ रहे हैं। तो 1.5 साल में आपने इतने सारे काम कर लिए हैं, अगले 3.5 साल का क्या प्लान है? अगले 3.5 साल में जैसे अभी मैंने कुछ अपने स्वप्न के प्रोजेक्ट सोचे थे, जिसमें दोराला गांव और रावता गांव, जिनमें सबसे ज़्यादा अभाव रहा सरकारों का। दोराला गांव में आप देखेंगे आज भी नीली पानी की टंकियां सबके घरों के बाहर है, पानी की कनेक्शंस नहीं है, गलियां नहीं है, नाली नहीं है। देश की आज़ादी के 75 साल होने को जा रहे हैं और 75 साल के अंदर आज भी वहाँ पे मूलभूत सुविधाएं नहीं है। और उसके लिए प्रयास किया। पानी तो शायद दिल्ली सरकार फ्री दे रही थी, ये सब नहीं पहुँचा वहाँ ना। वहाँ पानी है फ्री का, तो सोचिए आप, टैंकरों का भी पानी नहीं पहुँच पाता है। और बिजली मोदी जी ने और हमारी अटल जी की जब सरकार रही तो गांव-गांव बिजली पहुंचाई गई है। बिजली है लेकिन फ्री बिजली नहीं है, उसका भी बिल हमें भरना पड़ता है। अच्छा जी। और आने वाले जो समय में हमने सोच रखी है, तो बहुत सी ऐसी अनेकों समस्याएं हैं। एक तो टूरिज़्म के पॉइंट को अपने क्षेत्र में हमने डेवलप करना है। मेट्रो की कनेक्टिविटी हमें अपने देहात तक लेके आनी है। हमने खुद अपने क्षेत्र के लिए एक स्पोर्ट्स का मतलब हब बनाने का एक प्लान किया है और अपने क्षेत्र में छोटे छोटे MCD का जो लैंड है उसमें स्पोर्ट्स की सर्विसेज खुलवा दें, सरकारों से संघर्ष करके बच्चों को खेल की सुविधाएं उपलब्ध कराएं। क्योंकि दिल्ली का जो 90% मेडल हमारे क्षेत्र से आता है, तो वहाँ के बच्चों को अवसरों की एक लड़ी मिल जाए, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और आने वाला समय आप सभी का आशीर्वाद रहा तो हम उसको ज़रूर पूर्ण करेंगे। कंपनीज़ जो CSR फंड्स देती हैं, जिसमें से काफ़ी सारे जो हमारे दर्शक हैं उसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में CSR हेड्स हैं,
तो उनके लिए आपका कोई मैसेज कि वो आपको आके आपके एरिया को डेवलप करने में थोड़ी मदद करें, या ऐसा कोई इनिशिएटिव जिसमें कंपनीज मिलके आपके साथ काम कर सकते हैं, क्योंकि आप सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? जी जी। तो कंपनीज चाहती हैं कि सरकार के साथ मिलके वो थोड़ा मतलब एक बढ़िया काम करे, इससे उनका भी थोड़ा विकास होता है और आपका भी। तो क्योंकि जो जैसे मुद्दे आपने बताए वो काफ़ी ऐसे हैं जिस पे काम करना बहुत ज़रूरी है, तो आप बताएं मतलब कैसे ये लोग भागीदारी ले सकते हैं और कैसे मतलब आगे चीज़ें हो सकती हैं। आपने बहुत ही सुंदर बात सामने रखी। कोई भी कार्य हो वो केवल सरकारों से भी नहीं, सामाजिक और जन भागीदारी से भी जी पूर्ण हो सकता है। और जब हम अपने क्षेत्र की बात करते हैं तो दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल महोदय विनय सक्सेना जी ने एक ग्राम उदय अभियान की नींव रखी और उससे दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर को हम डेवलप कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी दिल्ली में वो ग्रामीण क्षेत्रों को बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता है। और कोई भी अगर एनजीओ है, कोई भी CSR अपनी कंपनी का लगाना चाहता है तो दिल्ली के गांव को एडॉप्ट कर हम एक मुहिम शुरू कर रहे हैं, ग्राम सौंदर्य अभियान। ग्राम सौंदर्य अभियान एक उदाहरण होगा, आप देखना पूरी दिल्ली के अंदर रूरल डेवलपमेंट। हाँ जी, हाँ जी। आप एक गांव के जब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर देंगे, उसके बाद दिल्ली के गांव की एंट्री क्या होनी चाहिए। दिल्ली देश की राजधानी है, दुनिया भर से लोग दिल्ली में आते हैं, तो दिल्ली का गांव किस प्रकार का होना चाहिए, दिल्ली के उस गांव में और क्या सुविधाएं होनी चाहिए, उसको हमने डेवलप करने के लिए ग्राम सौंदर्य अभियान की एक परिकल्पना रखी है। गांव की एंट्रीज पे पाम ट्रीज हो, गांव की एंट्रीज पे एक अच्छा गेट हो, एक सेल्फी पॉइंट हो, अच्छी लाइटें हों, जिससे जब गाँवों के अंदर एंटर करे तो लगे ये दिल्ली का गाँव है। देश के सबसे खूबसूरत गाँव के रूप में डेवलप करते हैं। और केवल सरकारों की जिम्मेदारी नहीं, अगर कोई भी जन भागीदारी के रूप में हमारा साथ देना चाहे तो उसमें ज़रूर भागीदारी करें, और उससे दिल्ली का भी और देश के गाँव के प्रति नेताओं की, देश के गाँव के प्रति सभी की सोच जरूर बदलेगी। और एक विषय और मनीष भाई, हमारे वहाँ पे एक प्रेरणा बस्ती है, और प्रेरणा बस्ती एक मतलब मूलभूत सुविधाओं में इस 75 साल के अंदर उनके पास आज तक नाली, गली और मतलब बेसिक नेसेसिटीज़ के नाम पर कुछ नहीं है। उसकी इतनी दुर्दशा है कि बच्चों को जान तक गंवानी पड़ती है डेंगू और मलेरिया से। हम जो MCD के तहत उसमें मदद कर पाते हैं वो ज़रूर करते हैं, लेकिन वो अनऑथराइज कॉलोनी होने के नाते हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तो कोई भी अगर कंपनी उसमें हमारी मदद करना चाहे, कोई भी साथी, कोई भी जन भागीदारी के तहत काम करना चाहे, तो एक ईश्वरीय कार्य है। आप उसको खुद विजिट करना, आप देखना, उनकी स्थिति बहुत गंभीर है। और मनीष भाई, ये केवल और केवल विकास की बात नहीं, जब हमने मनुष्य जीवन में जन्म लिया है तो ये हमारा भी कर्तव्य बनता है कि ऐसे पिछड़े हुए समाज के वर्ग के लिए हमें ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करना चाहिए। जी, परेना गांव पे जो आपने डॉक्यूमेंट्री बना रखी है वो मैं नीचे लिंक में डाल दूंगा, और आप उसको देख सकते हो कि क्या क्या वहाँ पे दिक्कतें हैं और मतलब आप कैसे उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो। जिसको वहाँ पे जाना हो तो वहाँ पे ऑन ग्राउंड शशि जी होंगे और उनकी टीम होगी जो आपको हेल्प कर सकती है। ठीक है, तो शशि जी, इतना बढ़िया काम किया आपने और अभी भी कर रहे हो, आगे भी करने की मतलब चाहत रखते हो, तो आपको इतने सारे चीज़ों के करने के बाद भी बीजेपी ने बाहर निकाल दिया, ऐसा क्या कर दिया आपने? मनीष भाई, एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखना, और जो हुआ वो केवल मेरे साथ नहीं, कोई भी जब सामान्य परिवार का बच्चा राजनीतिक जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करता है और भाग्य उसको आगे लेके जाता है और जनता का आशीर्वाद उसको आगे लेके जाता है, जो वो विचार देता है उस विचार को पूरे देश में इम्प्लीमेंट किया जाता है, जो कार्य वो क्षेत्र के लिए करता है वो उदाहरण बनता है देश के लिए, तो उसको राजनीतिक क्षेत्र में राजनीतिक षड्यंत्रों का सामना करना पड़ेगा। और ये नहीं कि उसको अभी करना पड़ेगा, जब तक उसका जीवन है, जब तक वो समाज के लिए लड़ता रहेगा, तब तक उसको राजनीतिक जीवन में राजनीतिक षड्यंत्रों का सामना करना पड़ेगा। तो ये केवल मेरे लिए नहीं, बहुत से ऐसे उदाहरण रहे हैं देश में कि कभी ना कभी उन लोगों को राजनीतिक षड्यंत्रों का सामना करना पड़े, और ये एक राजनीतिक षड्यंत्र था जिसमें, ठीक है, जो प्रभु ने चाहा कर दिया षड्यंत्र, थोड़ा खुल के बताओ आप। कुछ नहीं, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर सकते। जीवन में यदि मैं कोई अच्छा कार्य करता हूँ तो वो केवल मैं नहीं करता, उसमें सभी का योगदान रहता है। जो आज तक हमने कार्य किए उसमें बहुत से युवाओं के आइडियाज़ सम्मिलित थे,
जो आज तक हमने किए उसमें बहुत से लोगों का आशीर्वाद था, बहुत से लोगों का योगदान था। और यदि कुछ मेरे साथ गलत हुआ तो उसमें कहीं ना कहीं मेरी भी गलती रही है। मैं मैं सभी को आपकी क्या देता गलती हूँ। रही थी ये सब बताएं। देखो जी, मैं जीवन में बहुत बिना हिचकिचाहट के और अपने फैसलों के साथ कार्य करता हूँ। और जो अच्छा करते हैं मैं वो कहता हूँ कि वो सभी लोगों के योगदान से है। अगर कुछ गलत हुआ है तो मैं उसमें अपनी गलती को मानता हूँ। और जब आप अपने राजनीतिक जीवन में या सामाजिक जीवन में अपने सिद्धांतों पर टिके रहेंगे और आप अडिग रहेंगे। कौन से ऐसे सिद्धांत थे जो आपको बढ़िया लग रहे थे, लोगों को खटक रहे थे? जैसे सामान्य परिवार के बच्चों को आगे बढ़ाना, क्योंकि मैं भी सामान्य परिवार से आता हूँ और मुझे 14 वर्ष लगे अवसर मिलने में। तो उस अवसर के समय को सामान्य परिवार के बच्चे के, क्योंकि उनके पास ना इतनी धन संपदा होती कि वो और लोगों की तरह जो राजनीतिक जीवन में और नए युवा आते हैं जो संपन्न परिवारों से आते हैं और वो लाखों रुपये वो खर्च करते हैं। आप तो स्टेट प्रेसिडेंट थे। हाँ, तो इसी के नाते तो मैं सामान्य परिवार के युवाओं को आगे बढ़ाता था। अपने एथिक्स को, अपने सिद्धांतों पे अडिग रहने वाला लड़का हूँ। तो उन चीज़ों का सामना तो करना ही पड़ेगा। और जो भी इस सामाजिक जीवन में अपने एथिक्स के साथ, अपने विचारों के साथ और अपनी लड़ाई में अडिग रहेगा उसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसको निकालना ना कहकर इसको हम कठिनाइयाँ कहेंगे, ये जीवन में आएगी। अवकाश पे है। हाँ, अवकाश पे है। और अब मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जब मुझे पार्टी प्रदेश अध्यक्ष से निष्कासित किया गया तो मैंने बहुत सोच विचार किया। अच्छा, एक बात बताइए, ऑफर्स भी बहुत आए होंगे दूसरी पार्टियों से? वो तो राजनीतिक जीवन में आप मनीष भाई समझ सकते हैं, वो तो ऑफर्स तो आएंगे। तो फिर अब किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा क्यों नहीं किया आपने? नहीं, क्या है, जब वही सिद्धांतों की बात है, बहुत से लोगों का मेरे ऊपर भरोसा है, पूरे देहात का मेरे ऊपर भरोसा है। एक देहात के बच्चे को उन्होंने जिम्मेदारी दी तो वो एलजी को लेके आया। देहात के बच्चे को जिम्मेदारी दी तो उसने नए नए विचार पूरे समाज में सर्कुलेट किए। देहात के बच्चे को जिम्मेदारी दी तो उसने वो कार्य किए जो वो सोच सकता था, जिसको धरातल पर लाया जा सकता था। तो बहुतों की उम्मीदें मेरे साथ जुड़ी है, मेरे परिवार की उम्मीदें मेरे साथ जुड़ी है, मेरे गांव की उम्मीदें मेरे साथ जुड़ी है, मेरे युवा साथियों की उम्मीदें मेरे साथ जुड़ी है, दिल्ली के सैकड़ों युवाओं की उम्मीदें मेरे साथ जुड़ी है। यहाँ चीफ मिनिस्टर दल बदल लेते हैं रातों रात। आप तो अभी ठीक है, सबके अपने अपने विचार हैं, सबके अपनी अपनी कार्य योजना है, सब अपने मन के हिसाब से कार्य करते हैं। लेकिन मेरे साथ बहुत से लोगों की उम्मीदें जुड़ी हैं और उन उम्मीदों को मैं तोड़ नहीं सकता। मेरी हार मेरे गांव की हार है, मेरी हार उस सामान्य बच्चे की हार है जो एक सामान्य परिवार से उठकर राजनीतिक क्षेत्र में अपना भाग्य आजमाता है। मेरी हार एक संगठननिष्ठ, एक डिसिप्लिन्ड कार्यकर्ता की हार है। तो मैं खुद तो हार सकता हूँ, लेकिन जिन लोगों की उम्मीदें मेरे साथ जुड़ी हैं, जो मुझे देख के कार्य कर रहे हैं, मैं उनको हारता हुआ नहीं देख सकता। इसलिए मैं अवसरों से और प्रलोभनों से जीवन में। इतनी लॉयल्टी क्यों है, मतलब आपको बीजेपी? किसान परिवार से ना भाई, मैंने वही बताया। क्या इसलिए कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी इंडिया की? नहीं, और आप छोटी में जाना नहीं चाहते हो? ये होता है ना, एक बार जिसने मर्सिडीज चला ली, स्विफ्ट डिजायर नहीं चला सकता। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। बीजेपी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है, लेकिन बीजेपी एक वैचारिक संगठन है राजनीतिक संगठन से ज़्यादा। और जब भारतीय जनता पार्टी को हमने ज्वाइन किया तो हम विचारों से जुड़े थे, ना कि भारतीय जनता पार्टी के साइज को देखकर जुड़े थे। और वो विचार आज भी विद्यमान है। और मेरी आज तीसरी पीढ़ी है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट कर रही है। जब हो सकता हो कि देश में बहुत कम यादव वोट करते हो, तो हम उन गिने चुने लोगों में से रहते थे जो भारतीय जनता पार्टी के और जनसंघ के विचारों से जुड़े थे। तो उन विचारों से जुड़कर हम भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं। और जो लोग विचारों से जुड़ते हैं वो प्रलोभनों में नहीं आते। जो लोग विचारों से जुड़ते हैं वो इतनी जल्दी अपनी लॉयल्टी को खोते नहीं है, आप कभी नहीं खोते। तो आप वापस से बीजेपी ज्वाइन करने का वेट कर रहे हो? मैं भारतीय जनता पार्टी का आज भी सदस्य हूँ। निष्कासन जो हुआ, ऐसा जैसे स्कूल में पनिशमेंट मिल जाती है बच्चों को, ऐसा तो नहीं? मैं आज भी हृदय से, आज भी अपने कार्यों से, अपने कर्मों से, क्योंकि मैं अंतिम व्यक्ति की लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो आज भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यप्रणाली के हिसाब से कार्य कर रहा हूँ। और भारतीय जनता पार्टी का सदस्य। डिसिप्लिन कैसा रहता है? डिसिप्लिन आपको मैं क्या बताऊँ, 14 वर्ष हो गए हैं। 14 वर्ष हम सुबह उठते हैं और देर रात्रि तक समाज के लिए और संगठन के हित के लिए कार्य करते आए हैं। और वो कभी भी हमारे अंदर कोई भी परिस्थिति आ गई हो, हमारा भटकाव कभी नहीं हुआ है। और समाज के लिए आज भी लड़ते आए हैं, आगे भी लड़ेंगे। पार्टी के बीच की जो डिसिप्लिन है, पार्टी के बीच की डिसिप्लिन, उसको सदैव निभाना चाहिए। पार्टी की डिसिप्लिन पार्टी कार्यकर्ता के नेता बहुत महत्वपूर्ण है।
और डिसिप्लिन। ऐसा भी कुछ होता है क्या कि जैसे जिनका राजनीतिक बैकग्राउंड होता है उनकी ज़्यादा सुनी जाती है या ऐसा कुछ? देखो, इस चीज़ का तो आप मान के चलना कि सामान्य परिवार के बच्चों को संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता है और ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और यदि वो प्रगति तेज़ी से कर रहे हैं तो उनको ज़रूर सामना करना पड़ेगा। और जिनके राजनीतिक परिवार हैं तो उनकी बात रखने वाले मजबूत होते हैं, और जिनका राजनीतिक परिवार है उनकी बात सुनने की मतलब क्षमता भी लोगों में ज़्यादा होती है। सामान्य परिवार का बच्चा बोलता ठीक नहीं लगता। आपकी बातें सुनकर ये लगता है कि लॉयल्टी का आप बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल हो, और हम ये देखते हैं कि आज के डेट में बहुत सारे जो युवा हैं, खास करके युवा, काफ़ी जल्दी चेंज कर लेते हैं अपने जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं। कोई छोटी सी खटपट हुई, हो सकता है मैनेजर से ही हल्के सी खटपट हुई, या प्रोजेक्ट पसंद नहीं है, या छोड़ के चले जाते हैं। उन्हें आपसे सीखना चाहिए कि मतलब इतने कठिन परिस्थितियों के बाद भी आप मतलब टिके हो, ऑर्गेनाइजेशंस की क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, मिशन है, विजन है, वो आप भूले नहीं। मैं वही कह रहा तो भाई, युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहोगे जो आज के डेट में तुरंत जॉब स्विच करते हैं? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जब आपके राजनीतिक जीवन में कोई कठिन समय आए तो आप उस पहले दिन को याद करना कि आप किस लिए उस संगठन से जुड़े थे। जब हम जुड़े तो हम वैचारिक संगठन से जुड़े थे। हमें अवसरों की मतलब कोई भी लोभ लालच नहीं था। मैंने सोचा भी नहीं था एक सामान्य परिवार के बच्चे को पार्षद बना दिया जाएगा, प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाएगा, उसके विचारों को एडॉप्ट कर लिया जाएगा। तो जिस दिन भी मैं जब कोई कठिन समय आता है तो मैं उस पहले दिन को याद करता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी से क्यों जुड़ा था। मैं राम मंदिर के कारण जुड़ा था, मैं आर्टिकल 370 के कारण जुड़ा था। जो मेरे वो विचार थे, जिन विचारों से मैं जुड़ा था, वो मैंने विचार अपने पूर्ण होते मनीष भाई देखें। और जब आप विचारों से जुड़ेंगे तो आप मजबूत रहेंगे, आप संगठनों से जुड़ेंगे तो आपके विचार कमज़ोर पड़ेंगे और आपके फैसले भी कमज़ोर पड़ेंगे। और क्योंकि आपका सामाजिक जीवन रहा है और सामाजिक कार्य आपने काफ़ी किया है, तो युवा आज के जो डेट में है, क्योंकि आप युवा को ही रिप्रेजेंट करते हो, पूरे इंडिया में लार्जेस्ट ग्रुप है, तो आप यंग लोगों को क्या बोलना चाहोगे कि वो जो वॉलंटियरिंग अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं सामाजिक कार्य में, क्योंकि पैसा तो होता नहीं है ज़्यादा जो समाज के लिए कार्य कर रहे होते हैं, तो वो अपना समय क्यों दें मतलब इन मतलब एरिया के विकास में? लेट से कि जाके मतलब पैसा चलिए बात की बात है, या तो अगर आपकी किसी कार्य से कोई मोटिवेटेड होगा तो या तो पैसा देगा या तो समय देगा, तो समय भी क्यों दें? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि बोलेगा इतने देर में मैं कोई सीरीज़ देख लेता हूँ नेटफ्लिक्स पे या यूट्यूब में रील्स देख लेते हैं, जाते नहीं। मतलब आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें हैं कि समाज के लिए कोई नहीं करना चाहता। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मनीष भाई, लेकिन जब हमने क्षेत्र के विकास के लिए जब लड़ाई लड़ी ना भाई, तो जो क्षेत्र के अंदर अब अवसर पैदा होने वाले हैं और जितने अवसर पैदा हुए हैं उससे हमें और पूरी सोसाइटी को लाभ है। आप जब इन्वेस्टमेंट समिट लगवाते हो तो जो वो पैसा जब क्षेत्र के अंदर खींच के लाते हो, वो केवल कोई एक क्षेत्र के लिए नहीं, सभी वर्गों के लिए वो पैसा होता है। उस अवसर के कारण रोजगार का सृजन होता है, उन रोजगार के सृजन के कारण किराए का साधन बनता है, अन्य तरह के और रोजगार उत्पन्न होते हैं। तो ये जो चेन है सोशल इकोनॉमिक चेन, उस सोशल इकोनॉमिक चेन को मजबूत करने के लिए आपको और सभी युवाओं को कहीं ना कहीं सामाजिक और राजनीतिक जीवन में आगे आके काम करना चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मेरे मित्र और साथी जो हमें देख रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, कि यदि आप एक वोट डाल रहे हैं तो आप राजनीतिक जीवन का स्वयं एक हिस्सा हैं। तो अपना वोट डालने से पहले आप सोचकर समझकर उस वोट को डालिए, यानी आप राजनीति का सीधा हिस्सा हो गए हैं। और जब अपने क्षेत्र के विकास की बात करेंगे तो आप राजनीतिक तौर पे और सामाजिक तौर पे आगे बढ़कर अपने क्षेत्र के अवसरों को पहचानिए। मैं दूर दराज के बैठे जितने भी जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में मेरे युवा हैं, जो थार के रेगिस्तान में मेरे युवा हैं, जो नॉर्थ ईस्ट में मेरे युवा साथी हैं, जो देश के अलग अलग दूर दराज क्षेत्रों में युवा हैं, वो उनसे यही निवेदन करना चाहूँगा, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़कर आएँ, अपने क्षेत्र के अवसरों को समझें, उन अवसरों को सोशल मीडिया की शक्ति के माध्यम से आगे दिखाएं। और आप देखना उसके बाद पूरे के पूरे राष्ट्र को, पूरे के पूरी सोसाइटी को, आपके घर तक भी इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ का एक बहुत बड़ा मॉडल आप तैयार कर सकते हैं। इसलिए मैं सभी युवा साथियों से कहना चाहता हूँ, ठीक है, मैं भी खाली समय में बहुत मूवीज़ देखता हूँ, रात को चले जाते हैं हम अपने साथियों के साथ, हमें प्रेरणा मिलती है, अच्छे आइडियाज़ मिलते हैं, लेकिन
साथ ही साथ कुछ ना कुछ समय निकाल कर अपने क्षेत्र के लिए, अपने आने वाले भविष्य के लिए और अपने भविष्य के लिए राजनीतिक और सामाजिक जीवन में भागीदारी करनी चाहिए। तो आपको लगता है कि पूरी की पूरी एक इम्पैक्ट इकोनॉमी खड़ी हो जाएगी अगर सारे युवा साथ में मिलके? मैं तो ये जानता हूँ मनीष भाई, जब मैंने इन्वेस्टमेंट समिट लगाया तो मेरे क्षेत्र में 40,000 करोड़ की भूमि खरीदी गई है। उनमें फार्म हाउसेज भी बन रहे हैं और अलग अलग रोजगार के क्षेत्र का सृजन भी हो रहा है। जब एक छोटे से वार्ड का निगम पार्षद होकर मैं ये कर सकता हूँ, तो जब हम सारे युवा साथी मिलकर कुछ विचारों के लिए लड़ाई लड़ेंगे तो एक बड़ी सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ और वो जो विश्व गुरु वाला हमारा स्वप्न है वो हम पूर्णतः से संभव कर पाएंगे। और ये ग्लोबल यूथ समिट जो आपने कराया था वो कहीं इसी डायरेक्शन में? आपने पूरी रिसर्च की है। ग्लोबल पड़ता है। हाँ, ग्लोबल यूथ समिट के बारे में मैं बताऊं तो एक बार क्या होता है कि अमेरिका और इंग्लैंड के अंदर बहुत से जगह इंडियन स्टूडेंट्स के ऊपर हमले करे जाते हैं। अच्छा। जो हमारे देश के विकास को पचा नहीं पाते लोग और जो विदेशों में बैठकर एक लॉबी का हिस्सा हैं, उन्होंने हमारे धर्म को और हिंदू छात्रों को बदनाम करने की और उन पर अटैक्स करने की कोशिश की और एक भय का वातावरण स्थापित करने की कोशिश की। जब हमने देखा तो हमारा बहुत मन व्यथित हुआ और जब वो व्यथित मन हुआ तो हमने सोचा कि कुछ ना कुछ करना चाहिए। हमने अपने युवा साथियों से चर्चा की। युवा साथियों से चर्चा करने के बाद हमने 55 यूनिवर्सिटीज़ को कनेक्ट किया, जिसमें MIT, मास्कोट, बर्कले, बहुत सी यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड, MIT, मैसेच्यूसेट्स, जी, वो 55 नामी गिरामी 30 से ज़्यादा देशों के अंदर की यूनिवर्सिटीज़ हमसे कनेक्ट हुई। हमने एक ग्लोबल यूथ समिट बनाया। तब कोरोना का काल चल रहा था, तो जब ग्लोबल यूथ समिट हमारा हमने रेडी किया तो एक हफ्ता तो इसी में लग गया कि उसकी टाइमिंग क्या रखनी चाहिए। कहीं पे दोपहर है एक समय पे, कहीं पे आधी रात है, कहीं पे सुबह के 5 बजे हैं, कहीं पे सुबह के 3 बजे हैं। कोई हो सकता है अपने कॉलेज में गया हो, कोई बच्चा अगर कोई रोज़गार करता हो सकता है वो अपने रोज़गार पे गया हो। तो एक हफ्ता हमें लग गया और इंडियन टाइम के हिसाब से हमने शाम को 6 बजे उस कार्यक्रम को किया। और आप विश्वास नहीं करेंगे, 350 से ज़्यादा यंगस्टर उसमें कनेक्ट हुए। हमारे पार्टी के बैजंत पांडा जी जो प्रभारी हैं दिल्ली के भी, उनको हमने कनेक्ट किया और 250 से ज़्यादा यंगस्टर मतलब ऑफलाइन हमारे सामने बैठे थे, जो विदेशों में पढ़ने जाते थे, काम करते थे और दिल्ली के वो निवासी हैं, वो बच्चे जो उस समय दिल्ली के अंदर थे, हमने उनको कनेक्ट किया, वो हमारे साथ बैठे। और आप ग्लोबल यूथ समिट से हमें बहुत अच्छे अनुभव आए। हमने उनको कहा कि आप एक जिम्मेदार छात्र तो हैं, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक के तहत अब कार्य करना पड़ेगा और जो ये षड्यंत्र आपके राष्ट्र के प्रति हो रहे हैं उसको सजग रूप से एकता के साथ लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी और उन खतरों को महसूस भी करना पड़ेगा। तो ग्लोबल यूथ समिट का हमारा ये जो कार्यक्रम था ये उस विचार के साथ था और बहुत से युवा साथियों ने उसमें हमें योगदान भी दिया और सब मिलकर उसको हम सक्सेसफुल भी कर पाए और आगे भी बढ़कर हम उसको फिर से और आगे लेके जाएंगे। और भारत का जो युवा पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाता है, हम उसको एक प्लेटफॉर्म पे खड़े करने के लिए फिर से एक नए विचार को ग्लोबल यूथ समिट के माध्यम से फिर से लेके आएंगे। तो ये आगे भी करने का प्लान है आपका? जी, हमने तैयारी कर ली है। आपको 6 महीने के अंदर एक बहुत बड़े स्तर पर 5-10 हज़ार की संख्या का एक नया ग्लोबल यूथ समिट आप देखेंगे और पूरी दुनिया में उसके चर्चे होंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मुझे अपनी टीम पर, अपने साथियों पर और उनके विचारों और उनकी डेडिकेशन पर पूर्णतः विश्वास है। बिल्कुल बढ़िया। और यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वगैरह पे आपने भी काम किया है? यूनाइटेड नेशन जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके ऊपर, क्योंकि ये जो ग्लोबल यूथ समिट आप करा रहे हो कहीं ना कहीं एक, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, ये आप ग्लोबली लोगों को अट्रैक्ट करना चाहिए जी। और यूनाइटेड नेशन ने ग्लोबली एक 17 गोल्स बना रखे हैं जिसके अंदर वो कंट्री का डेवलपमेंट इंडेक्स नापते हैं। तो ऐसा कुछ है क्या प्लान कि आप फ्यूचर में SDG से कनेक्ट करके सारा कराओ या इस तरीके से कुछ समिट देखने को मिले नया कुछ? जो भी अवसर हमें प्राप्त होंगे जिससे हमारे राष्ट्र का, हमारे समाज के युवाओं का विकास होगा, हम वो सारे कार्य करेंगे। और हम अट्रैक्ट करने के लिए नहीं, हम विकास के लिए बने हैं और हम एक जन भागीदारी को पूरा डेवलप कर रहे हैं और इन्हीं युवाओं की भागीदारी से और यूनाइटेड नेशन का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्लान है उनके साथ मिलकर आगे चलकर बहुत विकास और आगे चलकर समाज में परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं।
एक बात मनीष भाई, जब एक बार मन में विचार आया, जब मुझे पार्टी का युवा मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष हटाया, तो मंथन करते हैं सभी व्यक्ति, अपने मन में ज़रूर मंथन करता है उसके साथ कोई भी घटना घटित हो। तो मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा संगठन है, 20 करोड़ से ज़्यादा उसके मेंबर हैं और बहुत अच्छे अच्छे कार्यकर्ता हैं। जब मैं पार्टी प्रदेश अध्यक्ष से हटाया, फिर नया एक प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तो उसने बहुत अच्छे से मेहनत करी और मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के पास अनेकों ऐसे कार्यकर्ता हैं जो मुझसे भी अच्छा कार्य करते हैं और कर रहे हैं। लेकिन देहात के लिए, वार्ड के लिए तो मैं एकमात्र बेटा हूं जो उनके बारे में सोच रहा है, जो उस तरीके से काम कर रहा है। तो भगवान ने मुझे इस बात में संतोष दिया है कि संगठन के पुत्र के रूप में हो सकता है कि मैं अपनी जिम्मेदारी आज ना कल निभा लूँगा, लेकिन आज जो जिम्मेदारी है मेरी, आज मेरे क्षेत्र की जनता के प्रति उनके सेवक के रूप में, उनके बेटे के रूप में है, तो वो मुझे शांति देता है और उस कार्य पे मैं लगा हुआ हूँ और उस कार्य को मैं अपनी पूर्ण निष्ठा से और पूर्ण मन से कर रहा हूँ। हाँ, तो इंडिया की जो मैक्सिमम जो लोग हैं वो सारे तो गांव में ही रहते हैं, तो इस तरीके से तो काफ़ी इम्पैक्टफुल रहेगा जो आपका इनिशिएटिव है। देखते हैं कहाँ तक प्रभु लेके जाता है। जब नाव भंवर में छोड़ दी, तूफान ही में मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या मझधार क्या, इसको अंतिम श्वास तक अपने कार्य को करना है, अपने कर्म को करना है, समाज का भला हो और सभी आपको अवसर प्रदान हो, बस इतना ही हम चाहते हैं। बाकी प्रभु की इच्छा, सब प्रभु ठीक ही करता है। चलिए, तो काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलके और मैं खुद काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ आपके इनिशिएटिव से। हो सकता है हमारे दर्शक भी काफ़ी इंस्पायर्ड हों। तो शशि जी, जैसा कि हम लोगों ने बातें कर ली काफ़ी, और काफ़ी आपके बारे में तो मैंने रिसर्च किया, होप सो आपने भी हमारे बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च किया। जी। तो आपकी हमारे लिए क्या राय है और आप कैसे चाहते हैं कि हम लोग कैसे ग्रो करें? जैसे आपने जो इम्पैक्टोनॉमी अपना जो स्टार्ट किया, और वो एक बहुत ही साधुवाद वाला कदम है, और मैं भी आपके दर्शकों को और बाकी जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है या कोई बिजनेस लीडर्स हैं उनको कहना चाहूँगा कि दिल्ली देहात के हम अंतिम छोर पे रहने वाले लोग, जिनको किसी भी सरकारों ने या कभी भी हमारे विकास की तरफ नहीं देखा, और आपने हमें मंच प्रदान किया, हमारी समस्याएं बताई, जिससे कुछ कार्य हमने किए और कुछ अब समाज में हो सकता है कोई मदद करने वाला हमें मिल जाए जिससे हम उन कार्यों को कर सकें। तो NGOs को भी आपका मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका सपोर्ट करना चाहिए, और कुछ बिजनेस लीडर्स को भी, और हमारी तरफ से भी कभी किसी समस्या में मदद की आवश्यकता होगी तो ये साधुवाद का कदम है, हम भी करेंगे। और हम भी रिक्वेस्ट करते हैं कि और भी लोग ज़्यादा बढ़ चढ़कर आपके इस ईश्वरीय कार्य को सफल बनाए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हम आपका अगर सपोर्ट रहे तो फिर हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कहानियों को बाहर। सपोर्ट नहीं, पूरा साथ होगा, तन मन धन से आपके साथ है, और मिलकर एक स्वच्छ और विकसित समाज की हम रचना करेंगे मिलकर। बिल्कुल। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राम राम। थैंक यू।